गुड आफ्टरनून वंशिका। कैमरा ऑन कर लो प्लीज वंशिका। तो थोड़े से ना मैं आपको ब्रीफ देती हूँ पहले अकाउंट्स के बारे में कि सी इंटर में क्या पूछा है और फाउंडेशन से कैसे अलग है। फाउंडेशन में अकाउंट्स किसी किसी पसंद था। तुम में किसे पसंद था? काउंट्स पसंद था। आपको भी पसंद था। वंशिका पसंद था, सबको पसंद था। फिर तो इंटर में भी पसंद आएगा क्योंकि सेम ही है। ठीक है, देखो मैं आपको ना बेसिक बताती हूँ फाउंडेशन और इंटर में डिफरेंस क्या है। फाउंडेशन में हम चैप्टर्स पढ़ते थे। आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है जिसमें से 50-60% आपका किससे रिलेटेड था? ट्वेल्थ से रिलेटेड। सिमिलरली बीकॉम में बहुत ज्यादा आपका ट्वेल्थ से रिलेटेड होता है। आपका इंटर में क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे ना? हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। नाम सुना है कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? वर्ड्स में कुछ पता है क्या होता है? सुने ही सुने, कभी जाना नहीं होता क्या है? आप में से किसी को पता है? कुछ स्टैंडर्ड्स आईसीए ने सेट करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही है। बिल्कुल। मतलब ये तो देखो नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। एक याद है वंशिका, AS3 कैश फ्लो, वेरी गुड। टोटल 32 नहीं होते, टोटल ही 29 बने आज तक। 32 नहीं होते। आप इसके नाम से देखो स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। कुछ एक बेंचमार्क सेट करना, कुछ तरीका बताना किसी चीज को करने का। और अकाउंटिंग का मीनिंग तो पता ही आपको क्या होता है। मतलब अकाउंटिंग करना बेहतर जो हम कर रहे हैं फाउंडेशन में भी मतलब ये पता चल रहा है कि अकाउंटिंग का मीडियम बता रहे हैं ये कि इस तरीके से अकाउंटिंग होगी आपकी। ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कुछ भी आपके, जैसे वंशिका बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, फाइनेंशियल जो भी आपके ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना इज योर अकाउंटिंग। उसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट करे इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एएस। डन। तो हमारा डिफरेंस क्या है? फाउंडेशन में आप चैप्टर्स पढ़ते थे, यहाँ में एएस पढ़ते हैं। टोटल ना आज तक आपके इंडिया में 29 एएस बने, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, जिसमें से आपके दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना एलिमिनेट हो चुके। मतलब वो सिर्फ आपके सिलेबस से नहीं हटे, वो ओवरऑल हट ही चुके। डन। क्यों हट गए? क्योंकि वो दूसरे एएस में मर्ज कर। तो हमें कितने एएस पढ़ने हैं? 27। सारे एएस आपके सिलेबस में। डन। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है अकाउंट्स में? 4 चैप्टर्स आएंगे आपके। सिर्फ 4 चैप्टर है। बताना मेरे को इनमें से किसी का भी नाम आपने सुना होगा। बायबैक सुने? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, वर्ड सुना हुआ है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सुने? इसके अलावा ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच वर्ड सुने कभी? ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग। और एक लास्ट पढ़ना है हमें, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3। सुनो, बस इतना सा सिलेबस है आपका अकाउंट्स का। ये 27 एएस पढ़ने हैं और ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ जी वंशिका, अलग अलग शहर में ब्रांचेस होते हैं, इतना सा। हाँ बिल्कुल इतना सा। ठीक है, ये सारा पढ़ना है हमें। पैटर्न, पेपर पैटर्न बताती हूँ मैं आपको कैसे रहता है। आपको ये पता होगा कि एमसीक्यूज होते हैं सब में, सारे सब्जेक्ट्स में। आपको कितने मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं? 30 मार्क्स के। 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। और 70 का होता है आपका टेस्ट। डन। एमसीक्यूज में आपकी आती है केस स्टडीज, जो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। जैसे आपकी, आपने इससे पहले बिजनेस स्टडीज में या किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में केस स्टडी सॉल्व करी होगी, उसी टाइप से आती है। 2-3 एएस को मिक्स कर देते, केस स्टडी बनाते हैं, वो आपके 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 70 का आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। यहाँ तक समझ आ रहा है सारा कैसे कुछ है? डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको अगर फर्दर बताऊं तो किस टाइप से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, सेम जो फाउंडेशन रूट से उन्हें पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होता है। देन उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक चॉइस मिलती है, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ये सारा आपका एग्जाम बैठ करता है।
हमें 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, 4 चैप्टर्स पढ़ने। पेपर आपका कैसे आएगा? 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 का डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी आएगा, और उसके बाद जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स इंटू 5, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डन? यहाँ तक सब समझ आ रहा है? अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हम कैसे पढ़ने वाले हैं, स्टडी पैटर्न क्या रहेगा। अभी तक आप लोग कैसे पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे? प्रैक्टिस। मतलब ठीक है, जो क्लास में हुआ हो, मतलब रेलिवेंट भी, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। रेलिवेंट कौन डिसाइड करता था? मतलब यही कि ठीक है, जो क्लास में हुआ वो तो करना ही है, मतलब ओवर के चक्कर में भी नहीं ज्यादा, फिर कम तो करना ही नहीं। डेली का हाँ ठीक, डेली का सोचते डेली थे, करते भी थे। नहीं करते, डेली का डेली। ठीक है, आप कैसे पढ़ते थे? Gegen Konzept ठीक है, वंशिका कैसे पढ़ती थी? कंसेप्ट समझा, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आरटीपी, बिल्कुल ठीक है। इसी पैटर्न से हमें जाना है। सबसे पहले कंसेप्ट्स करेंगे, जो आपको मैं कंसेप्ट बुक दूंगी। आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ किस टाइप के हमारे नोट्स रहने वाले हैं। ये जैसे अभी फर्स्ट एएस है जो हम स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स है। ठीक है, इसी पैटर्न से आपके सारे नोट्स रहेंगे आगे, है ना? आपका ना पूरे अकाउंट्स के नोट्स मैंने सिर्फ 200 पेजेस में मर्ज करे थे। अगर आप अपनी मॉड्यूल खोलोगे ना तो 3 मॉड्यूल है। अराउंड अराउंड ये देखो, जैसे ये बुक्स रखी हुई है ना, ऐसे 3 मॉड्यूल है। उसको समराइज कर रखा है मैंने 200 पेजेस में। डन? वो सारे आपके कंसेप्ट नोट्स रहेंगे, जो आपको स्टार्टिंग से भी कोई पढ़ने और लास्ट डे रिवीजन में भी आपके 200 पेजेस आराम से कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट पेपर होता है आपका अकाउंट्स का। तो इसमें आपको 3 to 4 डेज मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, इजीली कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम कौन से करेंगे? स्टडी मटेरियल के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सीए में। आरटीपी करेंगे, एमटीपी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस सब के लिए आपको अलग अलग कुछ नहीं करना। इसका कंपाइल्ड क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। क्वेश्चन बैंक आपको दिखाऊं कैसा है हमारा? इसमें हर टॉपिक उसके साथ डिवाइडेड क्वेश्चंस, कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पूरा चैप्टर पढ़ा उसके बाद क्वेश्चंस कर लो। चैप्टर वाइज सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, और हर चैप्टर के बाद टेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक डन? कोई डाउट कैसे क्या करने वाले हैं? समझ आया सारा? और कुछ आपके मन में डाउट हो अकाउंट से स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम ना अपना फर्स्ट एएस स्टार्ट करेंगे आज। एएस 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपको बिल्कुल बेसिक अगर एक चीज बताओ ना, हमें अकाउंट्स पढ़ना कैसे है। जैसे आप लो पढ़ते हो, लो में आप सेक्शन नंबर्स होते हैं आपके। आपने वैसे सुना होगा, लो नहीं भी पढ़ा पहले तो आपने ये तो सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन नंबर्स होते हैं जो भी आपका एक्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एएस नंबर होते हैं, एस 1 2 3 4 इस टाइप से। तो ये हमारा जैसे एएस 12 है। आप कोई भी आंसर लिखोगे, अपना एएस नंबर आपको याद रखना है, एएस का नाम याद रखना है, जो आपको साथ साथ याद हो जाता है। सिर्फ 27 नेम्स याद रखना है। तो हम पहला अपना स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। कोई नाम से बता सकते हैं क्या पढ़ने वाले होंगे इसमें? कोई बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला हमें, उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, कुछ एडिशनल आप बताओ। गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला उसकी अकाउंटिंग। आप मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट देगी क्यों? आप बहुत मतलब कि नहीं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ही चाहती है, कि गवर्नमेंट ही प्रमोट कराना चाहती है उससे। कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्रमोट कराना चाहती है? वैसे जैसे ईवी ले सकते हैं हम अभी तो, क्या चीज? ईवी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ले सकते हैं, और सोलर के ऊपर भी ले सकते हैं। और ग्रीनरी के ऊपर भी हो सकता है। आपको एग्जांपल बताओ, गवर्नमेंट कौन सी एक्टिविटीज प्रमोट करना चाहती है? सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए। एग्जैक्टली, सिंगल वर्ड में अगर हम बोले तो जो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगी।
ये जो भी आपने सारे एग्जांपल्स दिए किस चीज से रिलेटेड है, सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड। अब कल को आप अल्कोहल बनाने लग जाओ, क्या गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी? कभी भी नहीं देगी। कुछ और ऐसा काम करने लग जाओ, उस पे तो ग्रांट थोड़ी ना मिलेगा। ग्रांट किस पे मिलता है आपको? सोशल वेलफेयर का अगर आप कुछ काम करो। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज मैं बोलूं मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी अकेडमी चल रही, कोई बैकवर्ड एरिया है, कोई भी बैकवर्ड एरिया हम ले लेते हैं, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि ना हम सीए को प्रमोट करें, हम सीए की कोचिंग दें, लेकिन मैंने बोला मेरे पास फंड्स नहीं है। अगर मैं चाह रही हूँ मेरे को किसी भी बैकवर्ड एरिया में अपनी सीए की एकेडमी खोलनी है, और उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मेरे को 20 लाख रुपीज चाहिए, आई सेड कि मैं पढ़ा तो सकती हूँ लेकिन मेरे पास ये 20 लाख रुपए नहीं है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं वहां पे जाके कोचिंग्स प्रोवाइड करूँ, तो गवर्नमेंट में तो ग्रांट दे सकती है, नहीं दे सकती? ऑब्वियसली दे सकती है। और किस कोई एग्जांपल दो, कब कब दे? इसमें भी यही है। स्टार्टअप्स किस टाइप के स्टार्टअप्स में दे सकते हैं? वैसे तो मतलब जैसे 10-20 लाख तक के तो लोन प्रोवाइड करवाएंगे, कि आप आइडिया लेके आओ नया कोई भी, हम आपको इतना लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक तो है, वो ये कह रहे हैं कि आप आइडिया लेके आओ और एग्जीक्यूट भी करो, ठीक है। इसलिए हमको अभी आपने एक वर्ड बोला लोन, इसमें ना मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। आपका लोन और ग्रांट क्या सेम अबाउट होती है? ग्रांट वापस नहीं देने होते, लोन वापस देने होते हैं। तो हम यहाँ लोन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्रांट की, ठीक है। ग्रांट क्या होता है? नॉन रीपेबल, हमें इसको रीपे नहीं करना होता, लेकिन लोन को हमें क्या करना होता है? रीपे करना। ये चीज समझ आई? अब बताओ ग्रांट और किस चीज के लिए मिल सकता है? हॉस्पिटल, बैकवर्ड एरियाज में हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे गांव में आप देखो हॉस्पिटल नहीं होती, कितनी दूर दूर उन्हें जाना पड़ता है, आपने कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, या हॉस्पिटल तो था वहां पे कोई स्पेसिफिक मशीन्स नहीं थी, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो प्रोवाइड करवा दिए। और बताओ क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट इक्विपमेंट ही दे सकती है, उसके लिए पैसे भी दे सकती है? दोनों दे सकती है। मेरे को एकेडमी खोलनी है, गवर्नमेंट पैसा देगी या बिल्डिंग भी दे सकती है? बिल्डिंग भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है। और एग्जांपल बताओ गवर्नमेंट ग्रांट के किस चीज में मिल सकता है? स्कूलिंग के लिए भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। स्कूलिंग के लिए जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, बैकवर्ड एरियाज में बच्चे कितने दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब कितना ज्यादा उनको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अगर उनके विलेज में स्कूल ओपन हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको क्या दे सकती है? ग्रांट दे सकती है। तो हमें क्या पता चला कि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ग्रांट दे सकती है, कुछ ना कुछ असिस्टेंस दे सकती है, हेल्प दे सकती है। और जैसा आपने बताया कि कैश में भी दे सकती है या एसेट भी दे सकते हैं, बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी, इक्विपमेंट दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना, साक्षी आप बताओ, अगर मेरे को जो बिल्डिंग मिली एकेडमी बनाने के लिए, क्या मैं वहां अपना घर बना सकती? नहीं बना सकती। जो मेरे को मशीनरी मिली सपोज कैंसर पेशेंट्स के लिए, क्या मैं उसको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। जो मेरे को स्कूल के लिए सपोज बेंचेस या ऐसा कुछ मिला, मैं अपनी प्राइवेट एकेडमी में यूज कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंडीशन अटैच करके दिया। क्या विदाउट कंडीशन गवर्नमेंट ग्रांट देगी? कैसे बोलेगी आप बस पैसे ले लो जो मन करे वो करो? नहीं, फिर तो सोशल वेलफेयर ही नहीं रहा। तो यहाँ से ना हमने पूरी गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन सीखी। हमारी डेफिनेशन क्या होती है? गवर्नमेंट ग्रांट आपकी सारे नोट्स में लिखी हुई है, समझते जाओ इसको। गवर्नमेंट ग्रांट्स रेफर, हमने क्या बोला, गवर्नमेंट क्या देती है? हेल्प प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं असिस्टेंस, असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। किस चीज के लिए दे रही है? बिजनेस एंटिटी को कुछ ना कुछ कंडीशन कंप्लाई करने के लिए दे रही है। असिस्टेंस बाय प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी to comply with certain conditions, comply with certain conditions। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। हमने बेसिक मीनिंग देखा अभी सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट का, जिसमें हमने देखा कि लोन कवर नहीं, और गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलता क्यों है? एक काइंड ऑफ असिस्टेंस है, कुछ ना कुछ कंडीशंस अटैच होती है इसके साथ। बताओ यहां तक सारा समझ आया? कोई डाउट? ठीक है। अब हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये चैप्टर ना आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बस वो 4 पार्ट्स पढ़ते हैं।
और वो चारों पार्ट्स हम अभी डिस्कस कर भी चुके। पहला हमने बोला गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, जो आपको अभी समझ आ जाएगा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। फिर आपको मिलते हैं एसेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या फिर कंसेशनल रेट। फिर हम देखेंगे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, अब इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। और लास्ट हमारा होता है ग्रांट ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब ना हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, पूरा चैप्टर उसी एग्जांपल पे करेंगे। मेरे को अकेडमी स्टार्ट कर, ठीक है, मेरे को जाके एक बैकवर्ड एरिया में अकेडमी स्टार्ट करनी है। उसके लिए पहले सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल चाहिए ना। अकेडमी स्टार्ट करनी है, कुछ ना कुछ उसपे हो सकता है, मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए। स्कूल ओपन करना है, स्कूल के लिए कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, सीबीएसई से एफिलिएट कराना हो, एचपीएससी से कराना हो, या व्हाटएवर रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। और कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो हो सकते हैं। तो हमारा जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने पढ़ा है बिजनेस प्रमोटर। तो आइडिया लेके आ रहा है बिजनेस सेटअप करने का, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके जो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, जो आइडिया लेकर आ रहा है, दैट इज द मेन पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट करा। यस वंशिका, जो आइडिया लेकर आता है दैट पर्सन इज अ प्रमोटर, जो एकदम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे रिलायंस लिमिटेड के लिए प्रमोटर कौन है? धीरू भाई अंबानी। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा। ऐसे ही हम जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देखते हैं, उसका कोई ना कोई प्रमोटर होता है जिसने वो बिजनेस स्टार्ट करा होता है। तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मीनिंग पता है क्या होता है? अगर मेरे को स्कूल खोलना है या अकेडमी खोलनी है, तो जो उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एक्सपेंडिचर होगा ना, एकदम बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, बिजनेस के स्टार्टिंग के लिए जो ग्रांट मिल रहा है, दैट इज योर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आपको बोला कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया, क्या बोला कि असम में, उड़ीसा में, या किसी भी बैकवर्ड एरिया में आपको क्या करना है? अपनी एकेडमी ओपन करनी है, अपना स्कूल ओपन करना है, दैट विल बी योर ग्रांट क्रिएशन ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। उसकी प्रमोशन के लिए जो भी गवर्नमेंट ने कर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कि आप वहां पे जाओ, बिजनेस यूनिट लगाओ। हाँ बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में आपके कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, आप इस पैसे से कर लो। कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, इस पैसे से कर लो। स्पेसिफिक नहीं बताया कि आपको यही एसेट परचेज करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के जो भी खर्चे आ रहे हैं, सपोज आपको 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख में हो सकता है आपका 1 लाख का रजिस्ट्रेशन लग जाए, आपका 2 लाख के कोई एसेट्स आ जाए, बचे हुए आप 2 लाख का कुछ और आपके एक्सपेंसेस लग गए इनकॉर्पोरेशन के। ऐसे स्पेसिफिकली आपको किस चीज के लिए दिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एज अ कैपिटल। ये चीज समझे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। समझ आ रहा वंशिका? समझ आ रहा आपको? आप लोगों को आ रहा है समझ? तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट बोला प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, जो एकदम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होता है, ठीक है, दैट इज योर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको इसको कभी रीपे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कंडीशन कंप्लाई नहीं करनी, करी तो करना पड़ेगा। काइंड ऑफ पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको मिला, ग्रांट मिला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप उससे यूरोप घूमने चले गए, वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसी करना पड़ेगा। तो अगर आपने कंडीशन कंप्लाई कर दी ना, तो आपको रीपे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो रीपे करना पड़ सकता है बस, ठीक है। जनरली ये क्या होता है? नॉन रीपे। डन। अब मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ जिसपे आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ सच ग्रांट। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ सच ग्रांट। डिविडेंड क्या होता है? इस जो कंपनी में फाइनेंशियली में प्रॉफिट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी आप प्रॉफिट्स अर्न कर दो, आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज योर डिविडेंड। आपने आज तक पढ़ा डिविडेंड कहां से डिक्लेयर करते हैं? अभी आपने वर्ड यूज करा प्रॉफिट से। क्या आप अपने कैपिटल से डिविडेंड डिक्लेयर करते हो? 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन कभी भी आपने पढ़ा कि कैपिटल से डिविडेंड डिक्लेयर कर? नहीं। तो ऐसे तो आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो एक तरह से, कैपिटल विड्रॉ कर करके डिविडेंड पे कर रहे हो। तो डिविडेंड कभी भी आपका कैपिटल से नहीं डिक्लेयर हो सकता,
सिमिलरली जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो आपको किसकी तरह मिल रहा है, एज अ कैपिटल। तो क्या आप उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें वो ऐसे ही बोलते हैं कि आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए ग्रांट मिला, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आप क्या बोलोगे, सही है या गलत है? गलत तो मैम ये हमारे मतलब बैलेंस शीट में शो होता है। होता है, अभी बताऊंगी कहाँ होगा, पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये चीज समझ आई। दूसरी चीज, दो रिस्ट्रिक्शंस है इस पे। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज deferred, it cannot be treated as deferred income। इस वर्ड का मीनिंग बताओ मेरे को, deferred income सुना है कभी वर्ड? बताओ deferred income क्या होता है? हम्म, नहीं नहीं नहीं, defer वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अटेम्प्ट defer सुना है कभी? कि मैं ये ना देखे ना नेक्स्ट दूंगा। हाँ, आगे शिफ्ट कर। तो deferred वर्ड का मीनिंग क्या होता शिफ्ट कर। है? शिफ्ट करना। deferred income का मीनिंग क्या होगा? आज इनकम ना मान के आगे इनकम मानना। ठीक है, ये ना अकाउंट्स का एक बहुत कॉमन वर्ड है, सिर्फ AS12 से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल वर्ड है। डेफर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? अगर सपोज आज आपने 20 लाख रुपए अर्न कर लिए और आप इसको ना आज के आज अपने P&L में क्रेडिट ना करके डिवाइड बाय 4 इयर्स करके और क्या कह रहे हो, हर साल हम तो 5 लाख की इनकम मानेंगे, दैट इज योर डेफर्ड इनकम। आपने कभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में सुना है ना? डेफर्ड एक्सपेंस हम मान लेते हैं, आज का एक्सपेंस नहीं मानते, उसको कुछ सालों में डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली डेफर्ड इनकम, आपने कभी कैपिटल को P&L में चार्ज करा है? कभी भी किसी ने भी कैपिटल को P&L में क्रेडिट करा है? नहीं। तो क्या हम ये वाले ग्रांट को P&L में डेफर्ड इनकम मान सकते हैं? ना आज इनकम मान सकते हैं ना फ्यूचर में मान सकते हैं, तो हमारी कैपिटल है ना। इसमें भी कैपिटल। बिल्कुल, इसका नेचर क्या है? कैपिटल। तो हमने इसमें दो रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी कि एक तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आप ना लॉ में भी पढ़ोगे आगे जाके कि हम कभी भी अपना डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉफिट से पे होता है और रिजर्व से पे होता है। दूसरी बात, हम इसको डेफर्ड इनकम नहीं मान सकते। अब हमने दो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो क्वेश्चन आता है कि हम इसको कहाँ पे शो करें? बैलेंस शीट में शो करेंगे, किस नाम से शो? तो इसके लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। मैंने बोला ये कैपिटल नेचर का है, बट क्या ये शेयर कैपिटल है? क्या हम गवर्नमेंट को ओनर बना रहे हैं अपनी कंपनी का? नहीं, तो हम शेयर कैपिटल में तो नहीं शो करेंगे, हम इसको शो करते हैं कैपिटल। समझे इस चीज को? अभी तक हमने पूरा, अगर मैं आपको फ्लो दोबारा से बताऊं तो हमने क्या देखा कि अगर हमें ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, दैट मींस आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रांट मिला है, तो उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसकी रीपेमेंट ऑर्डिनरीली नहीं होती अनलेस आपने कंडीशन कंप्लाई ना करी हो। इससे हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये कैपिटल नेचर का है। और क्या नहीं कर सकते हम इससे? तीसरा होता है डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम। अब इन नोट्स को पढ़ो, एक बार डेफिनेशन दिखाती हूँ आपको इसकी। हाँ जी, एक चीज पूछनी है इसमें। बोलो। मतलब आज मुझे ग्रांट मिला तो मैं इसको कैपिटल रिजर्व में शो कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ। मतलब ये यूज भी होगा कल को ये पैसे तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? जब हमारे जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ना, कैपिटल रिजर्व अगर अकाउंट्स में आपने दो वर्ड सुने कभी, फ्री रिजर्व और रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स, हाँ, क्या होता है? फ्री रिजर्व तो हमारे जनरल रिजर्व जो हम मतलब डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं, और जो आप रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व पे यूज नहीं हो सकते उसके लिए। फ्री रिजर्व्स होते हैं तो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने होते हैं, जैसे हम आगे भी 2-3 टाइप्स के रिजर्व पढ़ेंगे, उसमें से एक रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, आपके कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे आगे हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसी में अमलगमेशन पढ़ेंगे, AS14 है आपका, और भी कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें जो ये कैपिटल रिजर्व है ना, हम देखेंगे कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जैसे मशीनरी कम पे सेल होगी, हाँ कैपिटल लॉस होगा, आपका ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है, अलग है, वो कैपिटल रिजर्व नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। हाँ,
यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अमलगमेशन में क्या होता है, आपने कोई कंपनी परचेज करी, ठीक है, आपने कंपनी परचेज कर ली सपोज 800 लाख में, लेकिन आपको उस पे एसेट्स मिले 600 लाख में, 200 रुपए आपने 200 लाख किस चीज के पे कर दी, उसकी गुडविल के, ठीक है। सिमिलरली क्या हो सकता है कि आपने अपने एसेट्स बेचे, आपने अपने एसेट्स कम पे बेच दिया, आपको कैपिटल लॉस हुआ ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसे लॉसेस के लिए आप रिसोर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे आपने बोला, उसके ना 5 फिक्स्ड यूजेस होता है, आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के। इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, बाय बैक पे यूज कर सकते हैं, प्रीमियम वगैरह राइट ऑफ करने के लिए, ये सब चीजें, ठीक है। तो जो आपके रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होते हैं ना, उनके फिक्स यूजेस होते हैं। हम एक एस 10 में पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसका पर्टिकुलर यूज पढ़ेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स के अपने फिक्स यूज होते हैं। सिमिलरली आपका कैपिटल रिजर्व का यूज होता है कि कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन इससे ना हम ना तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते और ना हम जनरल अपने को एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते, सिर्फ कैपिटल लॉसेस, ठीक है। इसके कुछ कुछ एयर्स में यूज आएंगे, तब इसको पढ़ते हैं। डन? और कोई डाउट आप लोगों का? आपका? ठीक है, इसको रीड करो डेफिनेशन को। Where the government grants are of the nature of promoter's contribution. For example, central investment subsidy scheme, एक example दे रखा आपको, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. Generally repayment नहीं करनी होती। The grants are treated as capital reserve. अभी बताया किस में ट्रांसफर करते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में, which can neither be distributed as dividend. डिविडेंड हम उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, nor considered as a deferred income. यहाँ तक क्लियर? रीड कर लो एक बार खुद से ये डेफिनेशन को। डन? वंशिका डन? हाँ जी, समझ आया वंशिका? ठीक है, चलो अब इसकी ना हम देखते हैं जनरल एंट्री। जनरली तो आपका इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक पे, लेकिन एंट्री हमें आनी चाहिए। आप मेरे को एक चीज बताओ अभिषेक, आपके पास ग्रांट आ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो आपके पास बैंक में तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल वंशिका, जैसे आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बैंक डेबिट होता है। 2, आपके पास क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, नरेशन लिख देंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। इसको हम किस में शो करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को? कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? रिजर्व का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और एक गवर्नमेंट ग्रांट वाला अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, डेबिट कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट। बताओ दोनों एंट्रीज में कोई डाउट? पहले हमने पैसा रिसीव करा और फिर किस में ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल रिजर्व में। साक्षी, इन फ्यूचर कभी ग्रांट हमें रीपे करना पड़ा, हमने कंडीशन वायलेट कर दी, गवर्नमेंट पैसा वापस मांग रही है, बैंक का बैलेंस कम होएगा या ज्यादा होएगा? कम होगा। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। डेबिट क्या करो, वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, अपना रिजर्व हम खत्म कर देंगे, अब तो ये रिजर्व का बैलेंस बचेगा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व आपका, गवर्नमेंट ग्रांट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका। हाँ ये अकाउंट आपका ऑलरेडी क्लोज हो चुका। यही चीज आपको याद रखनी है, पता है ये वाली गलती ना बहुत बच्चे करते हैं जल्दबाजी में। यहाँ तक तो आपको पता होता है, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ये एंट्री पूछ ली ना, वो क्या एंट्री करते आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, ये नहीं करना। ये अकाउंट आपका क्लोज हो चुका, आपको एंट्री क्या करनी, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। तीनों एंट्री समझ आ गई? सबसे पहले पैसे रिसीव करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, और लास्ट अगर कभी रिफंड हुआ तो आप एंट्री करोगे कैपिटल रिजर्व टू बैंक अकाउंट। याद होगी तीनों एंट्रीज, लॉजिकल है बिल्कुल। ये देख लो, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और लास्ट एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट if any due to non-fulfillment of conditions, capital reserve account debit to bank। बताओ अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट? सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन देखी थी, क्या होता है? गवर्नमेंट से जो भी ग्रांट
मिल रहा है मतलब किसी भी पर्पस के लिए सोसाइटी को सोसाइटी पर्पस के लिए होता है जनरली। इसे हम मतलब के डिविडेंड मतलब डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो आप गवर्नमेंट ग्रांट के टाइप्स पे आ गए। सबसे पहले हमने बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन देखी थी। गवर्नमेंट ग्रांट रेफर्स टू असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट स्टार्ट करा। पहला कौन सा देखा हमने? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की हमने क्या डेफिनेशन देखी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और डेफर्ड इनकम नहीं मांग सकते, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, और रीपेमेंट ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन if no repayment is ordinarily expected in respect thereof, grants are treated as capital reserve which can neither distributed as dividend nor considered as deferred income. पहली जर्नल एंट्री क्या थी नमन? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। सेकंड क्या थी? गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। थर्ड वन कैपिटल रिजर्व टू बैंक इन केस ऑफ यस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। समझ आ गया? ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट कंप्लीट हो गया। चार में से एक टाइप कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे नेक्स्ट टू देखो। पहला मैंने लिखा था एसेट्स। अब जैसे मैंने अपनी बात करी थी कि अगर मेरे को ग्रांट मिल रहा है अकेडमी ओपन करने के लिए, सबसे पहले तो बिजनेस सेटअप के लिए मेरे को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है? एसेट्स चाहिए होते हैं। अगर मेरे को अकेडमी है, क्या क्या एसेट्स चाहिए अकेडमी की? उससे पहले तो मतलब बिल्डिंग ही चाहिए, बिल्डिंग और उसके बाद फर्नीचर चाहिए हमें, फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, बेंचेस, लाइटिंग्स भी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये सब आ गए उसके अंदर। सारे एसेट्स चाहिए होता है। हाँ। अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, वो एसेट मेरे को खुद से दे दे, है ना। गवर्नमेंट के पास कई बार क्या होता है, लैंड वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा होता है, दे दिया। कोई एसेट्स थे उनके पास, वो प्रोवाइड कर दिए। या गवर्नमेंट कह सकती है आप खरीद लो, मैं आपको पैसे दे फंड्स दे देंगे। दोनों चीज हो सकते हैं ना। जैसे आप नॉर्मल देखो, आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, या तो आपके पेरेंट्स आपको ला के दे देते हैं, या आपको बोलते हैं आप ले आओ पैसे ले लेना। ये दो ऑप्शन होते हैं ना। तो हम जो पहला वाला केस देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं एसेट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एसेट दिया, ठीक है, एसेट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद से वो एसेट दे रही है, कुछ भी एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी। आप मेरे को एक चीज बताओ नमन, गवर्नमेंट मेरे को क्या मार्केट प्राइस से ज्यादा पे वो एसेट दे सकती है? क्या मैं लूंगी? तो ग्रांट ही नहीं हुआ। अगर मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पे दे दिया तो आई विल से मैं खुद ही ले लूंगी। फेयर ही नहीं है। तो या तो मेरे को कम पे देगी, ग्रांट तो तभी हुआ ना, या फिर फ्री में भी दे सकती है। दो ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट भी देना ग्रांट भी है ऑब्वियसली काइंड ऑफ सब्सिडी सस्ते में दे दिया ना। अगर कोई 20 करोड़ का लैंड मेरे को 20 लाख में मिल गया, ग्रांट ही तो है वो भी। तो आपको क्या हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है और कंसेशनल रेट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट। अब मेरे को ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है आपसे। एग्जाम्पल, मेरे को बिल्डिंग मिल गई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ने बोला ये हमारी बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम आपको दे रहे हैं अपनी एकेडमी रन करने के लिए एकदम फ्री में। तो मेरे को अपनी बुक्स में उसको शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करना पड़ेगा। शो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो ब्रांड है और तो हो ही रही है। यूज भी हो रही है। सही जा रही हो? सही बता रहा हूँ मैम। हम बिल्डिंग भी तो परचेज करते हैं, वो तो चलो ऐसे भी शो होती है। बिल्डिंग परचेज की एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग टू बैंक। क्या बैंक से पैसे गए? ठीक है, फिर शो कैसे करूं? ये एंट्री तो हो ही नहीं गई। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो शो तो होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ सही भी है। शो भी होगी। शो भी होगी, बैंक से पैसे भी नहीं गए। बिल्डिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आएगा, किस वैल्यू पे आएगा? पैसा तो गया ही नहीं।
तो इसमें पता है आपको ए स्क्वायर क्या बोलता है, जितने की गवर्नमेंट ने मनी दी, नहीं मनी तो कुछ दिया ही नहीं, बिल्डिंग खुद से बिल्डिंग दे दी उन्होंने, वंशिका पैसे नहीं दिए, बिल्डिंग दे दी फ्री में कि हमारी बिल्डिंग है इसको यूज कर। ठीक है, इस केस में देखो आपको बिल्डिंग शो तो करनी ही पड़ेगी। दो रीजंस होते हैं इसके, मतलब लॉजिकल रीजंस है कि पहली बात तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, भाई आपके पास एसेट है, आपके स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई आपका एसेट है, जब आपको मिला है तो आपके यूजर्स को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कल को ऑडिटर आ जाए, ऑडिटर वर्ड सुना है, Yes. जो ऑडिट करने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आता है, आपने अपनी बुक में बिल्डिंग शो नहीं कर रखी, उस बिल्डिंग में आपका बिजनेस चल रहा है, वो तो क्वेश्चन नहीं करेगा ये कहाँ से आया है आपके ऊपर, तो आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं तो आपको ऑडिटर को शो करने के लिए उस बिल्डिंग को अपनी बुक्स में शो तो करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा एटलीस्ट कि भाई हमें गवर्नमेंट ग्रांट में मिली थी, कोई ऐसा नहीं इलीगल नहीं है, हमें ये ग्रांट में मिली, तो हमें सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज से इसको बुक्स में शो करना पड़ेगा। आपसे वो क्वेश्चन भी यही बोलेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिल गया, कंपनी कह रही है कोई पैसे तो लगे नहीं, हम शो नहीं करेंगे, तो गलत है, शो तो करना पड़ेगा आपको, डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है किस वैल्यू पे शो करें, तो हम इसको शो करते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी छोटे से अमाउंट पे, चाहे आप इसको 100 रुपीज पे शो कर दो, चाहे 1000 पे शो कर दो, एक नॉमिनल से अमाउंट पे शो कर दो, हमें पैसा दिखाने से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा बैंक से तो कुछ गया ही नहीं, हम सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए शो करेंगे कि हमारे पास बिल्डिंग है और हमें किससे मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट से। क्योंकि कल को तो बिल्डिंग भी नहीं बेच सकते। हाँ, गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्शन लगा के देगी ना कि आपको इस पर्पस के लिए मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू किसी पे भी नहीं दिखा सकते। एग्जैक्ट किसी पे भी नहीं दिखाएंगे, हम इसको किस पे शो करेंगे, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि जब तक आप कंडीशन अप्लाई करो तब तक वो बिल्डिंग आपकी है, आप बेच नहीं सकते, कल को आपने वो बंद करा तो आपको बिल्डिंग गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू देख के सामने वाला पर्सन भी सोचा कि हाँ ये मतलब यूज के लिए ही मिली। यूज के लिए एग्जैक्टली, वो हमारा वैसे एसेट नहीं है, हमने पैसे नहीं लगा रहे, हाँ। बस हमारे यूज के लिए है, पता लग जाएगा कि इसके पास ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपके पास बिल्डिंग आएगी, साक्षी डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, एसेट आ रहा है, बिल्डिंग डेबिट होगी। अब बिल्कुल सही बताया था आपने कि हमारे बैंक से पैसे तो गए नहीं, तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट को हम नॉर्मली किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। अगेन जैसे प्रोमोटर जब वो पैसे लेकर आता था, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, क्या हमेशा कैश में लाता था, एसेट भी तो लाता था ना कभी कभी, तो हम उसी की तरह मान लेंगे कि वो क्या लेकर आया है, बिल्डिंग लेकर आया। मैम यहाँ पे हमारी बिल्डिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, बस नॉमिनल अमाउंट भी हो जाती है। दोनों साइड, ये क्रेडिट ये डेबिट, बैलेंस शीट मैच हो। हम ऐसा नहीं कर सकते ना सिर्फ डेबिट साइड इंक्रीज कर दें, तो हमारी डेबिट साइड भी सपोज 100 से इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड भी 100 से इंक्रीज होगी, कोई खास फर्क नहीं आया, सिर्फ डिस्क्लोजर होगा कि बिल्डिंग हमें मिली है ऐसा। समझ आ गई ये चीज, तो हमने क्या देखा, अगर हमें एसेट मिला है, एसेट किससे मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, और कैसे मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो किस वैल्यू पे शो करेंगे हम, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि डिस्क्लोज ही नहीं करा, तो वो इनकरेक्ट है, डिस्क्लोजर तो आपको देना ही देना। डन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कंसेशनल। कंसेशनल वर्ड का मीनिंग क्या हो, मार्केट से कम रेट। मार्केट से कम रेट में। अगर सपोज उसकी मार्केट वैल्यू थी 50 लाख रुपीस और गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दी वो चीज 10 लाख रुपीस में, सस्ते में मिली है, एसेट आया आपके पास, बिल्डिंग की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू कितने की थी आपकी 50 की, आपको मिली है 10 में, आपके पास बिल्डिंग आई, आपके बैंक से पैसे गए या नहीं गए, गए, कितने पैसे गए, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, बस ये आपके। आपको इस केस में गवर्नमेंट ग्रांट अलग से शो करने की नीड नहीं होती, हम सिर्फ नरेशन में लिखते हैं कि बिल्डिंग ऑफ मार्केट वैल्यू 50 लाख रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रुपीज, हमें जिस रेट पे मिली कंसेशनल रेट पे हम उस पर एंट्री करते हैं। ठीक है, आप एक चीज बताओ, अगर ये टीवी मैं लेने गई मार्केट से, इन जनरल मार्केट में 50,000 का मिलता था, मेरे फ्रेंड ने मेरे को 40 का दे दिया, तो मैं एंट्री कितने पे करूँ, 40 पे। मैं उसको अलग से थोड़ी ना बताऊंगी कि मेरे को 10,000 मेरे फ्रेंड ने डिस्काउंट दे दिया। सिमिलरली हमारी जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है ना, हमेशा हम उसको एसेट पे शो करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट पे हम एसेट को शो करते हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्डिंग कितने में मिली, 10 लाख में, हम कितने पे शो करेंगे, 10 लाख।
इन फ्यूचर में मैं उसको मैं सेल कर सकता हूँ। इन फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसने रिस्ट्रिक्शन कितने साल की लगाई है। मतलब अगर ऐसा है ना, कई बार ना ईयरली होता है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और रखनी भी पड़ेगी। रखनी पड़ती, तो आप बीच में सेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप नहीं सेल कर सकते इंडेफिनिट पीरियड के लिए। ऐसा होता है मतलब इतनी तो वैलिडिटी तो 5-10 तो नहीं रखेंगे, ज्यादा ही रखेंगे फिर 20-30 साल तक हाँ, मतलब वो रखेंगे। डिपेंड होता है, पता है, वो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी होता है कि हाँ। किस टाइप का बिजनेस है। स्कूल है, वो तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम के लिए होगा। अब स्कूल है। वो कोई बोले कि 5-10 साल में बेच के तो प्रॉफिट ना कर ले, इसलिए हाँ, इसलिए ज्यादा 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 टाइम जनरली कंडीशंस लगा के रखते हैं। ठीक है, रीड करो इसको। नॉन मॉनेटरी एसेट्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, किस पे शो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले? नॉमिनल वैल्यू पे। इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट एट अ नॉमिनल वैल्यू। जनरल एंट्री सेम एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अभी हमने एंट्री देखी थी, क्या एंट्री थी? बिल्डिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल्स। ठीक है। नॉन मॉनेटरी एसेट्स गिवन एट कंसेशनल रेट, इट शैल बी अकाउंटेड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, जितने पे एक्वायर करिए। एग्जांपल, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड 20 करोड़, ये आपकी स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है। 20 करोड़ पे आपने बिल्डिंग मार्केट वैल्यू थी। However, the authority provided the land at a nominal cost of 50 lakhs। आपको कितने में मिल गया? सिर्फ 50 lakhs पे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितने पे शो करेंगे? 20 करोड़ वाली चीज में 50 पे मिल गया, एक्विजिशन कॉस्ट पे 50 lakhs पे। Entity need to recognize the cost of land at its acquisition cost of 50 lakhs। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? डन है। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। AS12 ना थ्योरेटिकल यही तक था, इसके आगे सारा प्रैक्टिकल था। यहाँ तक थ्योरी था, इसके आगे पूरा प्रैक्टिकल आया। थोड़ा सा आपको ना एक फाउंडेशन और इंटरमीडिएट डिफरेंस लगेगा, यहाँ थ्योरी है थोड़ी थोड़ी जो थोड़ा सा दुखी करती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्रैम करनी पड़ेगी। एक कीवर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे अभी हमने देखा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में क्या क्या कीवर्ड देखे हमने। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एक ना तो नहीं दे कैपिटल तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, डिविडेंड नहीं दे सकते और डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये तीनों के नॉन रीपेबल होते हैं। हाँ। बस ये कीवर्ड्स है आपकी डेफिनेशन में, ये 4 वर्ड आने से, बाकी आप अपने इंग्लिश यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है। बाकी सारी भी थ्योरी में ऐसे कि कीवर्ड्स कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। और मेनली मान लो आपका 70 मार्क्स में से अराउंड 55 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल आएगा। 15 नंबर जितनी आपको थ्योरी आनी चाहिए, 15 में से आप 8-10 नंबर तो आराम से लिया। एक डिसेंट आपने पढ़ा हुआ है ना, आराम से आ जाता है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये आपका है ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। वंशिका 15/15 लेकर आएगी, आज कमिट करके जा रही है। ठीक है, चलो ये देखो। टॉप एंड टॉप लिमिटेड है सेटअप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। उसको बिजनेस सेटअप करना है बैकवर्ड एरिया में, which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of its cost of investment, for which no repayment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company shall purchase any specific assets from this subsidy. Having fulfilled all the conditions under the scheme, company on its investment of 50 crore in capital assets received 10 crore. कितना परसेंट बोला था आपको? 20%। कैपिटल कितनी लगाई आपने? 50 करोड़। 50 करोड़ का 20% कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ का आपको ग्रांट मिल गया फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2012, अकाउंटिंग पीरियड 11। कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 12। इस लाइन का मीनिंग बताओ मेरे। ये उसे रेवेन्यू ट्रीट करना चाहते हैं, मतलब रेवेन्यू एफर्ट मतलब पीएनएल में चार्ज, पीएनएल में चार्ज, हमारा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट चार्ज, इनकम की तरह चार्ज करें। तो क्या हम इसको पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, मतलब डेली के एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। कीपिंग इन व्यू द रेलेवेंट एज, डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। ये सब क्या करना चाहिए हम इसका? नहीं ट्रीट कर सकते इसको, हाँ, पीएनएल में तो नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए? बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में शो कर देंगे। क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं हम इससे? क्या डेफर्ड इनकम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ठीक है, आपको ये कैसे पता चला कि ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है?
बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ना। और दूसरी बात, क्या कोई स्पेसिफिक एसेट्स आपको परचेज करने नहीं करने, एसेट्स वाला हमने सेकंड और थर्ड टाइप का ग्रांट पढ़ना है। तो आपकी कोई पर्टिकुलर एसेट्स की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इनिशियल स्टेज है, मैंने आपको बोला था ना 5 लाख मिले, 1 लाख के आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, 2 लाख के कोई एसेट ले लिए, स्पेसिफिक नहीं है जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए, और 1 लाख 2 लाख आपके फर्दर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए थे, आपको जनरल मिल गया बिजनेस सेटअप के लिए। तो आपने आइडेंटिफाई से करा कि ये प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व। पैरा नंबर नहीं याद रखने आपको। एज पर AS12 accounting for government grant, where the government grants are of the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to total investment in an undertaking by way of contribution towards its capital outlay, for example central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve, which can neither distributed as dividend nor considered as deferred income. यहां तक आपने सारा क्या लिखा, प्रोविजन लिख लिया जो भी हमने पढ़ा है। फिर आप क्या लिखोगे, फैक्ट कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इन द गिवन केस द सब्सिडी रिसीव्ड इज नीदर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, कोई एसेट परचेज करने के लिए नहीं है, नॉर इन रिलेशन टू रेवेन्यू, ना आपकी पीएनएल से रिलेटेड है। thus it is inappropriate to recognize government grant in P&L statement since they are not earned but represent as incentive। इतना सब लिखने की नीड नहीं, आपको नॉर्मल बताओ कि किससे मिला है, बिजनेस से रिलेटेड। The correct treatment is to credit the subsidy to capital reserve. Therefore, the accounting treatment desired by the company is not proper. बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर समझ आ गया, आपको किस तरह से आंसर करना है वो समझ आ गया। आपका हमेशा आंसर 3 पार्ट्स में होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, प्रोविजन जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने चीज पढ़ी है, फैक्ट कि ये हो रहा है, और कंक्लूजन। क्या बोल रहे हो, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि पेमेंट नहीं थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट एक्वायर करना। हमने यहाँ पे कोई एसेट एक्वायर नहीं करा ना, नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट कर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा मतलब होता है कोई एसेट एक्वायर, ठीक है। डन, ये चीज समझ आ गई। आंसर आपको इन 3 पार्ट्स में करना था, प्रोविजन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, ये वाला आपको ना होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम है, अमाउंट अलग है, ठीक है। एक बार रीड कर लो भी, किसी को ना समझ आए। समझ आ गया। यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज करा, लाइन चेंज कर दी बस, टू इम्प्रूव द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी। बॉटम लाइन मतलब अपने प्रॉफिट्स इंप्रूव करने के लिए, बस उसको इनकम मान रहे हैं, बट क्या हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ठीक है। ये इसका आंसर होमवर्क में रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संतोष लिमिटेड has received a grant of rupees 8 crore from the government for setting up a factory in backward area. Out of this grant, the company distributed 2 crore as dividend. Also, Santosh Limited received a land free of cost from state government, but it has not recorded it at all in the books as no money has been spent. In the light of AS12, examine whether the treatment of both the grant is correct. अब पहला ग्रांट किस चीज का है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, कैसे पता चला, बैकवर्ड एरिया में बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप करे, इनिशियल सेटअप है, कोई पर्टिकुलर एसेट भी नहीं है, क्या करते हैं हम इसका, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्या हम उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा हमें ग्रांट क्या मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या करते हैं हम उसका नॉमिनल वैल्यू शो करते हैं। डिस्क्लोजर देना कंपल्सरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। इन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड नहीं करा, तो ठीक है या गलत है, गलत। रीड करो इसको। एज पर AS12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, it shall be utilized for the same. So the grant received for setting up a factory is not available for distribution of dividend. इसमें आप आगे भी बता सकते हो, it shall be treated as a capital.
In the second case, even if the company has not spent money on acquisition of land, चाहे वो free of cost मिला है, land shall be recognized in the books at a nominal value. Thus, the treatment of both the elements of grant is incorrect. Done. पहले provision, perfect, फिर conclusion. समझ आ गए questions? कैसा लग रहा है गवर्नमेंट ग्रांट? मजा आ रहा है? प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज तक हमने अकाउंट्स तो प्रैक्टिकली पढ़ा होता है ना? अभी आज के लिए इतना करेंगे, कल मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। कल हम ना दूसरा पढ़ेंगे, एसेट से रिलेटेड ग्रांट। लेकिन इसमें पहले क्या होगा, एसेट परचेज हम करेंगे, हमें परचेज की एंट्री सब करनी पड़ेगी, फिर हमें ग्रांट मिलेगा, हमें उसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी, फिर इस ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट करें, जैसे अभी हमने पढ़ा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो इस केस में क्या करें, वो एंट्रीज हमें करनी है। ठीक है, उसके बाद इन फ्यूचर कभी रिफंड हो गया उसका treatment। जो आपका मेन टॉपिक है ना, ये मान लो कि आपका 50% चैप्टर यहाँ पे राइट करता है, आपका अराउंड 20-25% चैप्टर हो चुका। 20-25% आपका एक लास्ट ग्रांट में आता है रेवेन्यू नेचर, और 50% आपका आता है हिस्ट्री। ठीक है, तो कल हमें ये वाला टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट है, जितना आज हुआ है ना उतना रिवाइज करते हैं। यहाँ पे जो आपने फॉलो कर अच्छा ये वाला हाँ इसमें से फर्स्ट 2 हो चुके हैं हमारे। दो पढ़ चुके ना हम हाँ जी, वंशिका समझ आ गया ना आपको? ठीक है, आप लोगों को पूरा समझ आ गया? बस इतना रिवाइज कर कर आना है, ये मैं नोट्स ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और एक वो क्वेश्चन पढ़ कर आना है। इसमें हमारा ये मीनिंग वाला टॉपिक हो गया, ये वाला सेकंड वाला टॉपिक अभी छोड़ देना, ये नहीं हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये वाला हो गया प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, उसके बाद नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, कंसेशनल रेट्स या फेल्स, ये रीड कर कर आना है। ठीक है, इतना ही करना आज।